जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक 1881 जो है उसको हम उसके टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कवर करते हैं। तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले इसका डेफिनेशन क्लोज। तो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ये क्या बता रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि ट्रांसफर आप कर सकती हो एक से दूसरे पर्सन को। ठीक है। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स, अब निगोशिएबल का मतलब है आपने क्या पढ़ा कि ट्रांसफर करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब है नहीं रिटन डॉक्यूमेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना। बाय विच राइट टू क्रिएट इन फेवर, और उसका वो राइट भी बना। जो आप रिटन डॉक्यूमेंट आप जो ट्रांसफर कर रहे हो वो क्या करता है, राइट भी क्रिएट करता है कि अगर आप उसमें कोई चीज़ हो जाती है तो आप क्या भी कर सकते हो, फिर बाद में जाके उसको आप सू भी कर सकते हो। ज़ाहिर बात है आपकी किसी भी चीज़ का राइट हो और राइट की वॉल्यूशन हो तो इट मीन्स आप फिर सू कर सकते हो। ठीक है। तो निगोशिएबल का मतलब हो गया ट्रांसफर और इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया रिटन डॉक्यूमेंट। इट मीन्स ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो आप ट्रांसफर कर सको, इसका मतलब होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आगे पढ़ लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल। तो ये तो हम पढ़ के आए हैं कि भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर हो सके भाई कस्टम और ट्रेड। ठीक है। और उसके अलावा डिलीवरी लाइक कैश एंड इट्स आल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग सू अपॉन बाय पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बीइंग। जो आप ट्रांसफर करते हो क्या कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट उसकी डिलीवरी करते हो तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो लाइक क्या हो, कैश वगैरह हो एंड ठीक है, और वो कैपेबल हो कुछ टाइम के लिए वो होल्ड कर सकता है। अगर वो उसमें कोई फ्रॉड वगैरह होता है कुछ भी होता है तो फिर आप सू भी कर सकते हो। तो इसका जो सेक्शन 13 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का डज नॉट डिफाइन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसने जो है सेक्शन 13 ने क्या किया, उसको डिफाइन नहीं किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, बस उसने सिर्फ बताया है। ठीक है। और उसके अलावा जो सेक्शन नंबर 13 है वहाँ पे बता रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ promissory note, bill exchange and check payable either to order or bearer। अब क्या बता रहा है जो सेक्शन नंबर 13 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो कह रहा है कि जो प्रोमिसरी नोट्स हो गए, बिल एक्सचेंज हो गए और चेक हो गया, ये जो तीनों चीज़ें हैं प्रोमिसरी नोट्स, बिल एक्सचेंज और चेक, ये तीनों चीज़ें क्या है हमारी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। यहाँ पे बता रहा है कि ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ये चीज़ें हमारी तीन जो हैं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हम इसके नीचे काइंड्स पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन सी काइंड्स हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, प्रोमिसरी नोट हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक हो गया। तो हम इन तीनों को फिर नीचे डिफाइन कर लेते हैं कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है। तो इसकी जो फर्स्ट काइंड है प्रोमिसरी नोट की वो सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वो है प्रोमिसरी नोट। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये प्रोमिसरी नोट ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है एंड रिटन कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो है ना उसकी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, मतलब कोई भी कंडीशन वो नहीं रखता। ठीक है ना, वो कोई भी कंडीशन नहीं लगाता, अनकंडीशनल टेकिंग देता है, साइन बाय मेकर। कौन मेकर मीन्स जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है खुद। अब क्या होता है प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है, जैसे कि ए ने बी से पैसे लिए हो वाटेवर कुछ भी, तो अब ये क्या कहेगा कि भाई जो है ना मैं फला तारीख पे आपको क्या करूंगा ये अमाउंट पे कर दूंगा, मुझे इतना टाइम दिया जाए। तो ए जो है ना वो मेकर हो गया, जो जिसने पे करने होते हैं, मतलब जिसने पैसे देने होते हैं वो मेकर होता है। तो वो क्या और लिखता भी प्रोमिसरी नोट वही है। ठीक है। तो वो क्या करता है, साइन करता है मेकर खुद टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू। ठीक है। वो सर्टेन मनी वहाँ पे मेंशन करता है कि इतनी में जो है आपको पे करूंगा सर्टेन मनी टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन्स। ठीक है। यहाँ वो जो ऑर्डर हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर सर्टेन पर्सन मतलब कि अगर जैसे कि बी ने अगर किसी कंपनी को आगे वो प्रॉमिसरी नोट देना है तो ठीक है, तो क्या करता है ए लिखता है कि मैं आप जो उसने के साथ प्रॉमिस किया है कि आप कंपनी को दोगे तो फिर मैं कंपनी को ही दूंगा। ठीक है। इस हिसाब से वो मेंशन करता है बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब
ये प्रोमिसरी नोट इसलिए है कि जैसे ए ने अगर बी से कुछ अमाउंट ली होती है तो उसको बताता है कि भाई मैं अभी प्रोमिसरी, वो जो ए होता है ना, फिर वो प्रोमिसरी नोट लिखता है। इट मीन्स प्रॉमिस करता है कि फिर फला तारीख तक मैं आपको सम ऑफ मनी जो है सर्टेन मनी आपको पे कर दूंगा। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है प्रोमिसरी नोट की। इट मस्ट एंड रिटन, ठीक है, इट मस्ट बी इन रिटन, वो रिटन में होना चाहिए। द प्रोमिसरी नोट पे मस्ट बी अनकंडीशनल, उस पर कोई भी कंडीशन ना दी गई हो। अमाउंट प्रोमिस मस्ट सर्टेन एंड डिफाइंड, मस्ट ऑफ सम ऑफ मनी, ठीक है, प्रोमिसरी मस्ट सर्टेन हो, अमाउंट उसमें मेंशन हो, और उसके अलावा जो है ना उसमें मनी क्या है, जो है अमाउंट है वो मेंशन डिफाइन किया गया हो। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन बाय मेकर, जो प्रोमिसरी नोट लिख रहा है, ठीक है, उसकी साइन होना जरूरी है। पर्सन टू होम प्रोमिस इज मेड मस्ट बी डिफाइंड पर्सन, किसके साथ प्रोमिस कर रहा है, कौन किस पर्सन के साथ। जैसे ए अगर वो बी के साथ प्रोमिस कर रहा है कि मैं आपको पैसे पे करूंगा, तो फिर बी का नाम मेंशन करेगा वो यहाँ पर। अब प्रोमिसरी नोट हम देख लेते हैं कौन सा होता है। ऐसे प्रोमिसरी नोट होता है, वो क्या करता है कि 2 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे एमएस सिंह एंड कंपनी आर ऑर्डर द सम ऑफ 500 rupees ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड विद इंटरेस्ट इन द रेट ऑफ 5%। अब क्या बता रहा है कि इसने क्या किया कि 2 months आफ्टर डेट पे मैं क्या करूंगा, इतनी अमाउंट जो है मैं सिंह को पे करूंगा या कंपनी को, या अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो होगा उस ऑर्डर को पे करूंगा। कितने पैसे, 500 रुपीज। जो हम बार बार सर्टेन का मतलब ले रहे थे ना कि सर्टेन सर्टेन, तो वो सर्टेन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मस्ट सर्टेन एंड डिफाइंड सम मनी, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी कितनी, 500 रुपीज ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। अगर आप वो, जैसे कि आपके साथ ए ने बी के साथ मुआयदा किया होता है, बी ने कहा होता है मैं आपको पैसे तो देता हूँ 5,000 रुपये या 500 रुपये, मगर इतने टाइम बाद आपने क्या करना है, फिर मुझे 5% के साथ पे करना है, इंटरेस्ट लूंगा मैं आपसे। अगर वो इंटरेस्ट का बात हुई थी तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, अगर नहीं हुई थी तो फिर नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद जो हम बता रहे थे कि मेकर की सिग्नेचर होना जरूरी है, जिसने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो जो लिख रहा है, तो यहाँ पे मेकर की सिग्नेचर होंगी और विद स्टाम्प, वो फिर स्टाम्प भी करके देगा। तो ये हमारा प्रोमिसरी नोट हो गया। तो अब इसकी जो है दूसरी काइंड वो हम पढ़ लेते हैं, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो सेक्शन नंबर 5 है, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अभी एक फिर से बता रहा है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो रिटन डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वो राइटिंग में होगा। कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, अब यहाँ पे अनकंडीशनल होगा, ठीक है ना, जैसे हम बता रहे थे ना ऊपर हमने पढ़ा था इसमें जो है प्रोमिसरी नोट में, तो वहां पर भी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग था, मगर बिल ऑफ एक्सचेंज में अंडर अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, ठीक है, अंडरटेकिंग नहीं। इसमें साइन बाय द मेकर, जो बना रहा होगा, जो लिख रहा होगा, वो साइन करेगा डायरेक्ट इन द सर्टेन पर्सन, जिसको डायरेक्ट कर रहा है, जिसको भेज रहा है, ठीक है, उस सर्टेन पर्सन का जो है डायरेक्ट करेगा, उसका नाम मेंशन करेगा। पे ऑफ सर्टेन सम मनी, ठीक है, जो अमाउंट पे करवाने के लिए बात कर रहा है कि इतनी पे करनी है, वो अमाउंट यहाँ पे लिखेगा। ओनली टू द ऑर्डर, जो ऑर्डर हुआ या अकॉर्डिंग टू उसके द सर्टेन पर्सन टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे कि हमने प्रोमिसरी नोट में पढ़ा कि ए से उसने जो ए था उसने बी से कुछ अमाउंट ली थी, और ए लिख रहा था कि मैं जो है ना इतने टाइम तक आपको पे करूंगा। जिसने पे करना होता था वो प्रोमिसरी नोट लिखता था, मगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, उसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो लिखता है अगली पार्टी को कि आपने इतने पैसे जो है अमाउंट पे करनी है, या फिर वो अपना नाम मेंशन करता है कि आप मुझे पे कर दें, या फिर किसी थर्ड पार्टी का नाम मेंशन करता है, सी का नाम मेंशन करता है कि आपने फला तारीख पे इतने रुपीस उसको सी को पे करने हैं। कौन लिखता है, जिसने पे करवाने होते हैं, जिस जिस जो पे करता है उसको लिखता है। ठीक हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होगा, रिटन डॉक्यूमेंट होगा। मस्ट बी इन ऑर्डर टू पे, वहाँ पे कितने पे करने हैं वो ऑर्डर मेंशन करेगा। ड्रावर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स जो लिख रहा है, जो ड्रा कर रहा है वो बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन डॉक्यूमेंट, उसके जो है ना सिग्नेचर होना जरूरी है। सम मस्ट बी सर्टेन, कितनी अमाउंट होगी, सम कितनी, सम मीन्स अमाउंट, कितनी अमाउंट है वो सर्टेन करेगा। मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, इट मीन्स जिसको भेज रहा है उसकी भी एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। मतलब जैसे
बी से कुछ अमाउंट ली थी उसने, तो अब ए ने, अब बी लिख रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ए की उसमें जो है एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो ये हमारा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का जो काइंड थी वो हो गई क्लियर। अब हम आ जाते हैं नीचे चेक पे कि चेक क्या होता है, ये हमारा सेक्शन नंबर 6 में है। तो जो हमारी थर्ड काइंड है चेक, तो उसका सेक्शन नंबर 6 है। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। अब ये भी क्या है, ये जो चेक है ये इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है ऐसे ही ये सेम डॉक्यूमेंट होता है चेक का भी, ड्रॉन स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है। ये बैंकर बाउंड होता है तब तक ये आपको जो है ना वो नहीं, मतलब रिसीव नहीं कर सकते जब तक एक्सप्रेस नहीं होता पेबल की तरफ से, देन ऑफ डिमांड, ठीक है। जब तक वो डिमांड नहीं करता तब तक बैंकर उसको पे नहीं कर सकता। जब वो डिमांड करेगा उस बिल ऑफ चेक के बाद में जो है बैंकर बाउंड है उसको पे करने के लिए। एंड इट द इंक्लूड देम इलेक्ट्रॉनिक्स इमेजिन, ठीक है। अब जो चेक होता है सिंपल ये चीज़ होती है कि जब वो आपके पास वो बिल क्या सॉरी जो बिल बोल रहा हूँ, जो चेक होता है, जो चेक की अमाउंट होती है उसमें मेंशन होती है और एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वो जाके काउंटर पे बैंक में वहाँ से रिसीव करता है, ठीक हो गया। तो बैंकर वो जो है एक्सप्रेस, वो बैंकर जो है वो बाउंड होता है उसको अमाउंट देने के लिए, मगर जब तक वो एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक उसकी वो डिमांड नहीं करेगा पे करने के लिए, ठीक है। अब उसकी जो है ना चेक की वो 3 फॉर्म्स हैं, कौन-कौन सी हैं वो पढ़ लेते हैं। एक होती है बिरर चेक, टू बी पेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और एनी पर्सन हु पजेस इट। अब ये क्या बता रहा है कि पजेस इट, जिसके हाथ में होगा, जिस इट मीन्स जिसने होल्ड किया होगा, जिसके कब्जे में होगा वो चेक, तो सिर्फ उसी को पे किया जाएगा, उसी स्पेसिफाइड पर्सन को क्या है पे किया जाएगा। बेयर चेक आपने मतलब ए ने जो है ना बी को दे दिया, तो बी के जब हाथ में वो आ गया चेक तो वो काउंटर पे जाके कैश करवा सकता है। ऑर्डर चेक क्या होता है, पेबल टू अ पर्सन विदाउट एनी प्रोबेबिलिटी वर्ड्स। अब ये क्या, जो ऑर्डर चेक होता है ना सिर्फ उसी पर्सन को पे होता है जिसके नाम पे कटा होता है। जैसे कि अगर ए का चेक है, ए ने वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ ए को ही जाए वो कैश करवा सकते हैं काउंटर पे जाके, उसी को जो है ना अमाउंट रिसीव होगी। जैसे बी में था ना, बी अगर ए चेक बना के बी को दे देता है तो फिर बी भी करवा सकता है, अगर बी ने फिर सी को दे दिया तो सी भी चेक करवा सकता है, ठीक है। उसने सी ने डी को दे दिया तो फिर डी भी जो है वो कैश करवा सकता है काउंटर पे जाके। मगर ऑर्डर चेक में ऐसा नहीं होता। ऑर्डर चेक में क्या होता है, जिसके नाम का लिखा होता है उसी को होता है। अब बियर चेक और ऑर्डर चेक में एक सिंपल दूसरा मैं बता देता हूँ। जैसे अगर बियर चेक आपने लिखा हुआ है और आपसे मिसप्लेस हो जाता है, गुम जाता है, किसी भी बंदे को मिलता है जिसके पजेज में आ जाता है, तो वो काउंटर पे जाके कैश करवा सकता है। मगर ऑर्डर चेक जो है जब तक आपका मिसप्लेस भी हो गया, किसी और को मिला तो उसके काम का नहीं है, जब तक आप खुद नहीं जाओगे तब तक वो रिसीव नहीं होगा, वहाँ पे कैश नहीं होगा। ये फ़र्क होता है बियर चेक में और ऑर्डर चेक में। अब क्रॉस चेक क्या हो गया, is a check which can be only collected through a banker. It may be general crossing or special crossing। अब जो है क्रॉस चेक ये होता है कि आपका जो है ना वो क्रॉस होके जाता है। कैसे, मतलब आपकी सिर्फ वो चेक के थ्रू आप अमाउंट शेयर कर सकते हो किसी और के पास, आप रिसीव नहीं कर सकते हो कैश। जस्ट वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में। अब जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में यहाँ पे मेंशन करते हैं वो जो क्रॉसिंग लाइंस होती हैं। जैसे अगर आप वहाँ पे चेक के साइड में ना 2-3 लाइन दी गई होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। अब अगर वहाँ पे वो मेंशन कर देता है कि ये पास ओनली पाकिस्तान बैंक या ओनली इंडिया बैंक या कोई भी मुल्क की बैंक मेंशन कर देता है, या फिर दूसरी उसमें कोई बैंक है, यूबीएल बैंक, निज़ाम बैंक वगैरह, वहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन कर देता है, तो अगर उसने जैसे कि लिखा ना इंडिया बैंक या पाकिस्तान बैंक वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इट मीन्स सिर्फ वहीं पे जो वो जाके फिर उसका करवा सकता है उस बैंक के थ्रू, ठीक है। तो इसका हम पार्टीज ऑफ चेक जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो पार्टीज में क्या आ जाता है, पार्टीज कौन हो चौकी, ड्राइवर मेक ऑफ द चेक अकाउंट होल्डर। इट मीन्स जो जिसने चेक लिखा है, जो मेकर है, ठीक है, जो ड्राइवर है वो अकाउंट होल्डर है। एक तो वो हो गया पार्टी, और दूसरे के अलावा रवि बैंक, दूसरी बैंक हो जाती है डायरेक्ट टू पे द मनी बाय द ड्रॉयर। जिसने ड्रा किया है, जिसने मेक किया है, जिसने चेक लिखा है, उसको बैंक क्या करती है, पे करती है, ठीक है। तो वो रवि क्या होगी, यहाँ पे बैंक होगी पे।
पर्सन और ऑर्डर नेम ऑन चेक होम द मनी डायरेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पे वो कौन हो गया, पर्सन जिसको ऑर्डर नेम मेंशन किया गया होगा, उस चेक जो है पे करना होगा अमाउंट। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट करती है कि जो है ना अमाउंट आपने पे करनी है।